Right, welcome to the Inside Story. You're watching me on Lemon News again. My name is Rajiv K. Bajaj. The name of the program is Inside Story. We go on the inside track of just about everything. आज है चुनावी नतीजे, चुनावी परिणाम महाराष्ट्र के और हरियाणा के, और जैसा कि अनुमान लगाया गया था, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है सामने। हरियाणा में तो उनको पूर्ण बहुमत मिल गया, यानी माफ कीजिएगा, सिंपल साधारण बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत नहीं। जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी सुनिश्चित है। किसके साथ बनाएगी, कैसे बनाएगी, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि इस सरकार की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए जो नई सरकार बनेगी महाराष्ट्र की। याद रखें, महाराष्ट्र का मतलब है बिजनेस, मुंबई का मतलब है बिजनेस, यानी व्यापार, यानी व्यवसाय, यानी उद्योग। और उद्योग किससे चलता है? पावर से, ऊर्जा से। ये ऊर्जा कहां से उत्पन्न होगी? विंड पावर से, सोलर पावर से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से, या कोल फायर्ड प्लांट से, या फिर न्यूक्लियर प्लांट से। इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हेडलाइंस के बाद प्रोफेसर अय्यर, एडिटर इन चीफ ऑफ इनर्शिया एंड पावर एक्सपर्ट, द वन मैन विदाउट हुज इनपुट नो पावर प्लांट गेट्स पास्ड in this country at least. And of course, we'll have the usual suspects. We'll have the editor of Lemon, Syed Salman, with us, and we'll have our old friend, Advocate Pradeep Nambiar, who's of course, as you know, an expert in redevelopment, in conveyancing, and various other forms of agitation. But first, let's look at the headlines. महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी के बल्ले बल्ले। हरियाणा में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, महाराष्ट्र में बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। महाराष्ट्र में बीजेपी को भारी तादाद में जनाधार मिलता देख शिवसेना का नरम रुख, शिवसेना ने दिए बीजेपी को समर्थन देने के संकेत। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने दिए बीजेपी को समर्थन देने के संकेत। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, एनसीपी के प्रस्ताव पर करेंगे विचार। शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने पर बोले अमित शाह, कहा बीजेपी ने कभी नहीं की थी गठबंधन तोड़ने की बात। और बिलावल भुट्टो ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर, कहा भारत से कश्मीर लेकर रहेगा पाक। और इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र प्रोफेसर एजी अय्यर, और प्रदीप नाम्बियार जी हमारे साथ हैं, यानी एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार, एंड ऑफ कोर्स लेमन के संपादक सैयद सलमान भी हमारे साथ हैं। वेलकम जेंटलमैन, आपका स्वागत है शो में। प्रोफेसर अय्यर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ। बहुत ही जल्द आप तीनों लोगों को देखेंगे भी स्क्रीन पे, बहुत ही जल्द। जी प्रोफेसर अय्यर साहब, आप बताएं। मेरे पास ये एक रिपोर्ट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में कई पावर प्लांट्स ऐसे हैं, और हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में जब चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। भले परिणाम जो भी हों, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई है, और वो जिस मर्जी के साथ सरकार बनाती है, सरकार जैसी भी हो, जिसकी भी हो, मुख्यमंत्री जो भी हो, उप मुख्यमंत्री जो भी हो। यहां पर जो रिपोर्ट है उसमें यह लिखा है कि हमारे कई थर्मल प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 1.5 दिन का कोल्ड स्टॉक है, कहीं पर 1 हफ्ते का है, कहीं पर 2 हफ्ते का है। वस्तु स्थिति क्या है वो जरा बताएं प्रोफेसर अय्यर साहब। देखिए, ये भी आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते की बात कर रहे हैं, वो भी इतना सच नहीं है, क्योंकि जो आपने पहले कहा कि 1.5 दिन की सप्लाई है, 80% महाराष्ट्र के पावर प्लांट में केवल 1.5 या 2 दिन के ही कोयले का सप्लाई है। 1.5 या 2 दिन केवल। और अभी ऐसी हालत है कि अगर ये इस प्रकार से चलता रहे तो कभी भी ग्रिड फेल हो सकता है, राष्ट्रीय ग्रिड जी, महाराष्ट्र का नहीं। क्योंकि यहाँ पर ग्रिड क्या है कि पूरा जो ग्रिड है वो अब एक ग्रिड हो गया है भारत का जी। और इसके अंदर अगर किधर एक जगह भी डिस्टर्बेंस होगी, चाहे वो नॉर्दर्न रीजन ग्रिड की हुई चाहे वेस्टर्न की हुई, और वेस्टर्न में तो सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन और सबसे ज़्यादा खपत है, और अगर इस पर कोई डिस्टर्बेंस हुई
अगर कोयले के प्लांट निकल गए और लोड शेयरिंग नहीं हो पाई तो मैं आपको कहता हूं पूरा देश अंधकार में जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, प्रदीप जी आप इस पर रिएक्ट करें, ये कहने का मतलब ये हुआ जो प्रोफेसर अय्यर साहब ने अभी अभी कहा कि 1 या 1.5 दिन की कोल सप्लाई, यानी कोल कभी भी ग्रिड जो है, माइक्रो ग्रिड जो है वो कभी भी फेल हो सकती है, जिसको लेकर के जो मैक्रो ग्रिड आपने बना रखी है, भले वो नॉर्दर्न ग्रिड हो, नेशनल ग्रिड हो, सेंट्रल ग्रिड हो, कभी भी फेल हो सकती है, विच मीन्स वी कैन प्लंज इनटू डार्कनेस। तो आज की तारीख में नंबर 1 नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं एफडीआई की, नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, चलो वो तो दूर रही, सबसे बड़ी अहम बात जो उन्होंने करी थी वो मेक इन इंडिया की बात करी थी, मेड इन इंडिया नहीं, मेक इन इंडिया। हाउ यू गोना मेक इन इंडिया विदाउट पावर? प्रदीप सर, इफ यू रियलाइज 2009 से हम लोग ये कैंपेन हम लोग चला रहे थे, जब रिलायंस की हम लोग बात कर रहे थे, देन वी वर टॉकिंग अबाउट एक्सेस चार्ज। तो एक्सेस चार्ज के दौरान हमने कहा कि ये कैपेसिटी कैसे होगा। यू आर टॉकिंग ओनली आइलैंड सिटी ऑफ मुंबई कि यहाँ पर 24 घंटा सप्लाई होगा, बट व्हाट अबाउट द एंटायर महाराष्ट्र एज द कंट्री, एज अ स्टेट? द स्टेट कैन नॉट बी ओनली आइलैंड्स, इट कैन नॉट बी ओनली सिटीज, द स्टेट आल्सो लिव्स इन द विलेजेस। आप अगर विलेजेस को, तब हम चर्चा कर रहे थे 14 घंटा, डेफिनेटली 14 घंटा अब नहीं है, बट as Maharashtra being an industrial state, Mumbai being the financial capital, Maharashtra as a state, ये लोगों का जो agitated mindset है, that is the reason why BJP and Modi has been really come to power here, at least or nearly come to power here, because in the past 10 years, where power is concerned, we are always in the deficit, and as Professor Ayer says, आज डेढ़ दिन का कोल भी नहीं है हमारे पास, तो इसके प्लानिंग नहीं है, जैसे कल टोटल मिसमैनेजमेंट, यहाँ के कोल वहां जा रहा है, कहां से क्या ले रहा है। Ultimately, if you believe, for past 4 years since we have started the campaign, we have not seen any major development here. और where power and energy is concerned, and that is the major cause for people to get together and vote for change. सलमान जी, आप जरा अपना मत सामने रखें। जिस तरीके से आज की तारीख में, भले वो रिलायंस पावर हो या BSES हो या बेस्ट हो, आज की तारीख में भी बेस्ट जो है वो सिर्फ आइलैंड सिटी में है, महिम के बिल्कुल दक्षिण की तरफ है जी। उसके उत्तर में आपने रिलायंस को दे रखा है, टाटा को दे रखा है, और आपने यहां तक कि ये कह दिया था कि भाई कंप्लीट कन्वर्टिबिलिटी है, आप टाटा का भी मीटर ले सकते हैं, रिलायंस का भी मीटर ले सकते हैं। लेकिन आज तक जो आदमी जिसको टाटा का मीटर चाहिए, उसको आज तक नहीं मिला है। कन्वर्टिबिलिटी आपने अनाउंस कर दी है, बट वेयर इज द कन्वर्टिबिलिटी? आप ये बताएं, स्लम के अंदर आज भी जहां पर बिल जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए आना चाहिए, 800 रुपए आना चाहिए, 10-10 हजार रुपए के बिल आज तक पहुंच रहे हैं लोगों के पास। जी बताएं सर। निजीकरण के माध्यम से रिलायंस को जब दिया गया था, लोगों ने ये उम्मीद की थी कि शायद उनकी सेवाओं में वृद्धि होगी जी। इस बजाय वृद्धि करने के रिलायंस ने और प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट सप्लायर्स ने जिस तरह से स्लम्स में हाहाकार मचाया, अव्वल तो स्लम में इस तरीके का आप लोगों ने अभियान चलाया था, उस अभियान के जरिए लोगों को ये बात पहुंची थी कि रिलायंस जहां भी दादागिरी करती है, आपकी टीम वहां पहुंच रही है, आप इस तरह से उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन स्लम्स में भी अभी भी पाई जाती है, चोरी हो रही है। टाटा में कन्वर्ट करने के लिए आप इतने प्रोसीजर आपने लगा दिए हैं, दोनों तरफ बिल का इतना भुगतान करना पड़ रहा है। शहर में जगह रहने की, शहर की तरफ, माहिम से सिटी की तरफ जहां पर बेस्ट की है, वहां पर रिहायशी मकानात महंगे हैं लेकिन बिजली सस्ती है। इसके उल्टे स्लम्स में, यहां पर सबब्स की तरफ आप रिहायशी मकानात सस्ते मिलते हैं लेकिन बिजली की दर दुगनी कीमत पर भरनी पड़ रही है, और उसके बावजूद आप जरा गलती कर रहे हैं सलमान जी। जी जी, दुगनी नहीं है, 3.5 गुना है। 3.5 गुना सर। ये इस कदर लूट मची हुई है। निजीकरण के नाम पर, आप उनको बेहतर सेवाएं देने के नाम पर जिस तरह से लूट खसूट मची हुई है, स्लम्स में बहुत नाराजगी है और सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। प्रोफेसर अय्यर साहब, ये जो आपने बात कही, दीज आर दी मेजर प्रॉब्लम फेसिंग पीपल। नाउ इफ यू टेक ए मैक्रो व्यू, अगर आप एक ओवरऑल व्यू अगर आप लेते हैं, तो आज की तारीख में चंद्रपुर जैसा जो प्लांट है, वहां पर भी सिर्फ 2 दिन की सप्लाई है। Number two, just let me finish. Even the Adani Power has never been able to supply more than 2000 megawatts daily. And as far as private players like India Bulls are concerned, they are also facing a fuel shortage. Now, how do you get over this coal shortage? सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में कोल ब्लॉक्स आपने कैंसिल करवा दिए, सुप्रीम कोर्ट में आपने गए, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की वजह से आज की तारीख में कोल ब्लॉक्स कैंसिल हो गए। कोल ब्लॉक्स आपको दोबारा ऑक्शन करने हैं फरवरी तक 2015 में। अब आप ये बताएं उसके बाद क्या होगा और उसके पहले क्या होगा? हिंदुस्तान का जो कोल है, मतलब अल्टीमेटली यू विल बी फोर्स्ड टू इंपोर्ट कोल फ्रॉम चाइना। प्रोफेसर अय्यर, देखिए, चाइना के पास तो खुद भी कोल नहीं है, क्योंकि चाइना का जितना कोयला है वो नंबर 2 इंपोर्टर है। इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है इस वक्त कोयले का।
चाइना से भी आगे। ये असली बात आपके चैनल में बता रहा हूं जी। और जब इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर हो क्यों रहा है इस ऊर्जा क्या बोलते हैं स्रोत का, क्योंकि भारत के अंदर तकरीबन 295 बिलियन टन कोयला है और हम बना कितना रहे हैं 640 से 650 मिलियन टन। तो आप ये जो मिसमैच है इसको देखिए, इसका मतलब कोयला तो आपके पास बहुत पड़ा हुआ है जी, आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। इसका कारण करता क्या है? इसके मूल कारण ये है कि बहुत सारा कोल या तो फॉरेस्ट एरिया में या नक्सल प्रभावित एरिया में है जी। अब जिस प्रकार के सबसे बड़े राज्य हैं वो छत्तीसगढ़ और झारखंड बनते हैं। राइट। इन दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा कोल पड़ा हुआ है। इसके अलावा बंगाल का जो ईस्टर्न साइड है आसनसोल और बाकी एरिया वहां पर कोयला पड़ा हुआ है। तो जब तक आप इस कोयले को अपने कोयले को निकालने की प्रक्रिया को चेंज नहीं करेंगे, इसका मतलब आपकी जो मोनोपोली है कोल इंडिया लिमिटेड नाम की मोनोपोली को आप तोड़ेंगे नहीं, तब तक आपको कोयले का उत्पादन देश में उस प्रकार से नहीं मिलेगा जिस प्रकार से बिजली क्षेत्र की क्षमता होनी चाहिए। राइट। सो मेन प्रॉब्लम ये है जी। सो व्हाट अबाउट द cancellation of the coal allocations? No, this is the see. I tell you, if you ask me a fundamental question, I think Supreme Court has not applied its mind. The Honorable Court must have seen that after doing a second round of this, it will take almost 2 or 3 years to come back to normal. So we are already in crisis. But the situation is what? All those coal blocks were allocated in dubious condition. So एक तो क्या है कि impropriety वाली बात जिसमें सारा का सारा मामला गलत ढंग से किया गया और अब अगर री-ऑक्शन करेंगे तो you are back by 3 to 4 years. So you are doing this, and I would only say the only solution for the Modi government now is to quickly do this auction. No, but don't you think it's a much better idea what you said? And Pradeep, I would like you to react to that. Don't you think, first Professor Iyer and then Pradeep, don't you think it would be a much better idea for the central government to file a revision petition in front of the Supreme Court and say, okay, 210 coal block allocations, you have declared them illegal. Now, instead of just abrogating them, instead of just banning them, abolishing them, and saying that these should be auctioned again, why don't you impose a penalty on these guys? No, but the penalty is also stupidly imposed. Let me tell you, when it was 195 rupees per million ton, now they are putting a penalty of 295. How can the production cost be so low and the penalty can be so high? So retrospect, that whole idea, somebody has not argued and applied the mind at the Supreme Court also. That means the previous government which is going out did not even try an attempt to argue logically. So ultimately the court had no knowledge of the subject and they were forced to give a decision which looks very awry. According to me, the revision should be filed in such a way that they should challenge it and say within 1 week a special decision making body should be made. 1 week say 15 days. Ye possible hai. It is not physically possible because you have to examine so many coal blocks. Right. So it will take 6 months for you if you go by the reprocess. So and number two, as far as the auction process itself is concerned, just the description of the various coal blocks and just the collating of the geological data, that itself is going to take such a long time. So I don't know. Yes. The geology is so critical that today it is not possible to treat two different coal mines similarly. Exactly. So how are they going to auction it? That's what I can't understand. Pradeep, how are they going to auction? Because unless and until you have the geological data available to you, unless and until you know exactly what is lying below the ground, यानी जमीन के नीचे असल में क्या है, जब तक कि उसका जो पूरा डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है और आज की तारीख में प्राइवेट प्लेयर्स वहां पर हैं, why should they give it to you? Their coal block allocation has been cancelled. Now, which means are we looking at a power crisis in the year 2015? Sir, exactly. आपने जो मिसा here, I just go ahead and tell it. The government has failed to give a proper, studied, educated proposal before the courts, because courts, as he says, doesn't have any idea what exactly state of affairs. But if the government had been able to portray the real truths before the court, I don't think the court will act in negative manner they have acted, because after all business is being affected. But the scene in Maharashtra is much more. Coal, you got a coal. Entire Vidarbh जो एक मुद्दा था, 2/3 of Maharashtra's entire mineral wealth lies there, and that is totally unexploited. 3/4 of the forest cover of entire Maharashtra lies in Vidarbh. That is it can be a powerhouse. That is what they say, and we have failed. As if from 2009, since we have been screaming about power, the state of Maharashtra has done nothing, and that is reflected in this election. Just a small correction. Small correction. With 50% has voted for the BJP straight away. Right, but small correction. Absolutely true. 50% of the without the 50% of the percentage of vote has gone to the BJP, and the BJP has more or less swept the election as far as Vidarbh is concerned. But so is the case in the rest of the Maharashtra. But here, Professor Iyer, आप ये बताएं, उसके बाद सलमान जी आप इसके ऊपर रिएक्ट करें.
the small correction is that we did not start talking about power in 2009. We started talking about it in 2005, 2006. Absolutely right. दिलीप वलसे पाटिल साहब आपको याद होगा? Absolutely, and we were together. हम इसी शो के दौरान दिलीप वलसे पाटिल साहब ने कहा था कि मैं अभी 12 MOU साइन करके आ रहा हूं नए पावर प्लांट्स के लिए। अब उन MOUs का क्या हुआ, वो पावर प्लांट्स कहां तक पहुंचे हैं, वो जरा बताएं। नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है, हवे में है, कुछ भी नहीं आया, एक आउंस ऑफ पावर इज नॉट प्रोड्यूस्ड। जी, मैं आपको बता रहा हूं कि हमने उसी टाइम चैनल में बोला था कि कुछ नहीं होगा क्योंकि एमओयू रूट से जा रहे हैं, क्योंकि इनका कोई साइंटिफिक प्रक्रिया ही नहीं थी। देयर वाज नो पावर परचेस एग्रीमेंट, देयर वाज नो फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट, देयर वाज नो बैकग्राउंड टू दैट होल स्टोरी। इट वाज ओनली फॉर पब्लिक गम्शन, इट वाज ओनली टू से दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, एंड इट स्टार्टेड विद द ओल्ड स्टोरी व्हिच आई थिंक यू शुड हैव डेफिनेटली told, but you know very well, the Madhav Godbole story. That's right. When Dabhol came, 2000 megawatt, they said after this 2000 megawatt, we don't need any power plant. Yes. Unbelievable. Can you believe, Bajaj Sahab, can you believe this was said in this state? We couldn't and believe this it country? we could not believe it even at the time when it was said. Yes. कि माधव गोडबोले साहब, I mean, स्पेशल सेक्रेटरी होम हुआ करते थे, उसके बाद उनको एक स्पेशल नहीं, वो प्लानिंग कमीशन में भी काम किया था उस वक्त। जी, और उनको ये कहा गया कि भाई महाराष्ट्र की पावर जनरेशन नीड्स के ऊपर अगर आप एक रिपोर्ट फाइल करें, ही सेड महाराष्ट्र विल नॉट नीड एनी मोर पावर। अरे भाई, आज आपको पावर नहीं चाहिए, 10 साल के बाद जब आपकी पावर नीड्स बढ़ जाएंगी, जब आपके व्यवसाय बढ़ जाएंगे, तब आपको तब भी पावर नहीं चाहिए। एंड व्हाट डिड शरद पवार से? I was misled by Madhav Godbole. That was deadly. Pawar Sahib, an intelligent politician of his type, says that I was misled by a man called Madhav Godbole. आप बताएं सलमान जी, Was he a child? सही है सलमान जी, जहां तक आपका सवाल है, आप मुंबई शहर में पले बड़े हैं, आपका जन्म यहीं पर हुआ है, आपने खुद देखा किस प्रकार परिवार बढ़ते हैं, किस प्रकार कॉलोनीज बढ़ती हैं, किस प्रकार आबादी बढ़ जाती है। लिहाजा सबसे पहली चीज जो होती है वो है ऊर्जा। ऊर्जा के बगैर कुछ होता ही नहीं है, पावर के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। आज की तारीख में स्लम में जब सबसे पहली बार इलेक्ट्रिसिटी आई, आपको याद होगा किशन मेहता जब बने थे चेयरमैन बेस्ट के, सबसे पहली बार उन्होंने बेस्ट की जो बिजली है वो स्लम में दी थी जी, पहली बार धारावी के अंदर। दैट वाज आई थिंक इन 1963 और 64, आई एम नॉट श्योर। तब जाकर के सबसे पहली बार स्लम में आई थी बिजली जो थी, और उसके बाद पूरे मुंबई शहर का जो डेवलपमेंट हुआ वो देखने लायक था। आज की तारीख में आप ये बताएं, बहुत जल्द, ये तो मुंबई शहर है, जैसा अभी प्रदीप नाम्बियार जी ने कहा कि मुंबई शहर को तो फिर भी आप ठीक ठाक कर लेंगे, बाकी महाराष्ट्र को आप क्या करेंगे? आप बताएं सलमान। सर, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में जहां हम लोग कभी कभार दौरे पर जाते हैं, न्यूज़ कवरेज वगैरह के लिए भी जाते हैं, मुंबई में भी कुछ इलाके जहां पर एमएसईबी की अभी बिजली दी जा रही है, भांडुप की तरफ और कुछ पवई के इलाकों की तरफ, वहां भी बिजली कटौती होती है। यानी बिजली अभी भी वहां पर, और जबकि इंडस्ट्री एरिया भी है वहां उस तरफ। और ग्रामीण इलाकों में जब जाएं तो लोड शेडिंग का ये मामला है कि वहां पर भी लोड शेडिंग होती है, और आप ऊर्जा के बिना महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाने का प्रयास कर रहे हैं और कहते हैं कि इसे महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाया जाएगा। ऊर्जा के बिना इंडस्ट्रीज कैसे काम कर पाएंगी, किस तरह से तरक्की कर पाएंगी, इसके बारे में सरकार ने इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट को सबसे ज्यादा हाशिए पे रखा। एक कोरी लफाजी सिर्फ होती रही, राजनीतिक बयानबाजियां होती रही। जी बताएं। एक बात कहना चाहूंगा जी, कि जो इन्होंने कही बात, उसके बारे में कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो एमएमआर रीजन है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, इसके अंदर 2.5 करोड़ जनता रहती है, और इसमें केवल 30 से 40 लाख लोगों को, जो रिलायंस और ये कह रहे हैं, इनको बिजली मिलती है। अदरवाइज महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, जो महा डिस्कॉम कहलाती है, वो बाकी जो आपको करीबन 2 करोड़ लोगों को बिजली उत्पन्न करके देती है, और उनके यहाँ पर हर बार बिजली का कट होता है। ये सबसे बड़ा झूठ फैलाया गया। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, जैसे दिल्ली का एनसीआर है, वो राष्ट्रीय रूप में और अंतर्राष्ट्रीय रूप में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, और इसमें पावर कट होते रहते हैं। So what is the decision that the new government should take? सबसे पहले तो आप ये बताएं ना, कोई नई सरकार आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनने वाली है। सबसे पहले प्रोफेसर अय्यर साहब, आप पावर एक्सपर्ट हैं, आप बताएं, अगर आप आज की तारीख में बड़े हैंग ऑन, आप अगर आज मुख्यमंत्री आपके सामने बैठे हैं, अगर आप जो आने वाले मुख्यमंत्री हैं, मान लीजिए वो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, आप उनको क्या सलाह देंगे कि सबसे पहले आप ये काम करें? मैं बड़ा सिंपल कहता हूं, आप इसको मुसीबत को आप अच्छे से डील करिए। आप बड़े बड़े पावर प्लांट बनाने की सोच रहे हैं, उसकी जगह आप डिसेंट्रलाइज पावर की तरफ जाइए। एग्जांपल बताता हूं, हमारे डोंबिवली के बगल में ओल्ड रेलवे पावर हाउस है, जो ठाकुरली पावर हाउस है जी। उसके अंदर तकरीबन 500 से 700 मेगावाट की गैस बेस परियोजना बन सकती है,
और इसको आप सबसे पहले पूर्ण रूप से गैस दीजिए और दाबोल को दीजिए, यही 2-3 हजार मेगावाट आएंगे। मैं आपको बोलता हूं पूर्ण रूप से काफी सारा कुछ यहां का सुलझाया जा सकता है अगर आप डिसेंट्रलाइज करेंगे। अगर आप बड़े बड़े कोयले के प्लांट जो 4000 मेगावाट के बना रहे हैं, जो 7 साल 6 साल लग रहे हैं, जिनमें एनवायरमेंट प्रॉब्लम आ रही है, वो बनाने चलेंगे तो आप कभी भी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। सोल्यूशन इज डिसेंट्रलाइज। सेकंड सोल्यूशन इज विच वी हैव टॉक्ड, सोलर। Yes. This state has remained back in solar. You know, I will tell you today the revolution has come to Gujarat. Gujarat is the highest contributor of solar in the country with 1 gigawatt solar capacity in the National Solar Mission. I am rewarding them again in the month of this October as well as November. हमारा एक सौर ऊर्जा पुरस्कार हो रहा है दिल्ली में 31 अक्टूबर को। उस समय इनको एक अवार्ड मिलेगा गुजरात राज्य को। दूसरा राज्य नंबर 2 भी अवार्ड ले जा रहा है। 750 मेगावाट राजस्थान में। महाराष्ट्र का कितना है? महाराष्ट्र केवल 250-300 मेगावाट Which is sad, which is really and truly sad. जबकि उसको Considering लीडर the होना fact- चाहिए था। No, considering the fact It that should have been leader. Maharashtra, right, because Maharashtra actually needs that power. आप And ये Maharashtra बताइए। is the most solar sun-centric son of sun states. Yes. The best solar intensity in the country is found in Maharashtra on an average. And such a state is not going solar. I Now could over not here, believe. over here, Pradeep, I would like Professor Iyer to react to that in just a minute. But before that, we have talked about this earlier. यहाँ पर एक proposal आया था. Professor Iyer, please correct me if I'm wrong. प्रपोजल ये था कि जहां तक हर एक हाउसिंग सोसाइटी है, हर एक बिल्डिंग है महाराष्ट्र में, उसकी जो रूफटॉप्स हैं, उसकी जो छत है, अगर उसको फॉर सोलर सेल्स आप यूटिलाइज करने के लिए दें और हर हाउसिंग सोसाइटी को थोड़ा सा अगर आप इंसेंटिव दें कि भाई आप इस तरीके से ये सोलर एनर्जी जो है इसको कन्वर्ट करके आज की तारीख में द कन्वर्शन रेट इज आल्सो क्वाइट हाई, द लेंसेज दैट यू आर गेटिंग आर आल्सो क्वाइट गुड. नाउ कैन यू इमेजिन द नंबर ऑफ एकर्स दैट यू विल गेट इफ यू आर जस्ट एबल टू गेट द रूफटॉप्स इन मुंबई? Sir, I'll tell you something. There were a lot of cooperative societies in Maharashtra. Maharashtra is known for cooperative movement that it is. Various cooperative societies have put forward proposals before the government of Maharashtra even earlier कि हर सोसाइटी को हम लोग सीवेज के हिसाब से और रूफटॉप के हिसाब से कैसे सेल्फ जनरेशन इलेक्ट्रिक सेल्फ जनरेट किया जा सकता है. All these proposals are pending. No decisions have been taken them. The major thing when the Modi सरकार जब आया था उन्होंने कहा था कि one department doesn't talk to the other department. As he said, Mr. Iyer said, एक NTPC है, गैस कोई और देता है, गैस के एलोकेशन को और दूसरा डिपार्टमेंट में, और हमने देखा एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को लेके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चला, मैटर चला. देयर इज नो इंटीग्रेशन, डिसीजन मेकिंग, एक टेबल पर बैठ के डिसीजन लेना ये हो ही नहीं रहा. देयर इज no total control over this one person who's controlling. It's not happening. Because of that, everybody is suffering. We have a cooperative movement. We have got proposals before the government. Modi was in the center, was ready to accept. There is a huge, ये जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ा समस्या है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे से बात नहीं कर रहा, एक दूसरे डिपार्टमेंट दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, दूसरे को फैसिलिटेट नहीं कर रहा, उल्टा कोर्ट में एक दूसरे को झगड़े के हिसाब से लिखे गया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट. वन इज दैट. सेकंड थिंग इज proposals pending before the government, which the government is not at all doing. We have seen this not only energy sector but entire, when Maharashtra is concerned, you talk about cities, you talk about the real estate sector, you talk the finance sector, the stock exchanges, everybody, you talk, point a finger there, and they are suffering. They are suffering because the inaptitude of the government. The government is not taking the right decisions. Proposals are pending before the governments. Even the corporate, even small societies, small societies have come up with proposals before the government. The government has not failed. They have failed to clear it. There's no coordination. Forget about that. Pradeep, as Mr. Namir is concerned, he's absolutely on the button on that. Even in terms of so-called deemed conveyance, जो हम लोगों ने अभी बात करी थी, उसका कुछ नहीं हुआ. Even though this program is based mostly on power because Professor Iyer is over here, even as far as deemed conveyance is concerned, there is nothing deemed about the conveyance. सलमान जी आप बताएं, जहां तक के कोऑपरेटिव मूवमेंट का सवाल है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का सवाल है, या फिर किसी और चीज का भी सवाल है, पिछले 10 साल में, पिछले 15 साल में महाराष्ट्र की सरकार ने जो पहले 5 साल में जिस स्पीड से चली थी, अलग अलग निर्णय लिए जा रहे थे. जब विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, थोड़ी देर के लिए सुशील कुमार शिंदे मुख्यमंत्री थे, उसके बाद फिर विलासराव देशमुख वापस आए, जिस स्पीड से एक एक निर्णय लिया जा रहा था, आज की तारीख में पिछले 4.5 साल में तो ऐसे हो गया है कि जैसे महाराष्ट्र की गाड़ी बिल्कुल बंद हो गई है. एज इफ देयर इज नो इंजन इन महाराष्ट्र. बताएं सर. थोड़ा सा राजनीतिक जवाब हो जाएगा, लेकिन बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि एक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को ऐसा दिया गया आदर्श कांड के बाद जो बेमन से यहाँ आया था जी, और बेमन से आया था, या तो अपनी एक इमेज बनाए रखने के लिए वो काम करता रहा वो मुख्यमंत्री, और या फिर उसकी ये मंशा थी कि लोग नाराज होकर या तो फिर मैं केंद्र में चला जाऊं जी. निर्णय लेने की क्षमता उनमें होने के बावजूद उन्होंने इस तरह के कोई निर्णय नहीं लिए जो महाराष्ट्र के लिए हितकारी होते. उसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि इनकी सरकार बेदखल कर दी गई है. नतीजे फाइलों पर फाइलें लटकती रहीं. कोऑपरेटिव फाइलें भी
अपील्स वगैरह जाती थी, नॉर्मली उस अपील पर हियरिंग करने के लिए मिनिस्टर्स नहीं होते थे। ये अगर ऐसी स्थिति बन जाएगी, यहाँ तक कि ये चीज हो गई है कि 1999 की जो केसेस हैं आज तक उस पर एक भी सुनवाई नहीं हुई है। सलमान जी, आप कुछ दोस्त फरमा रहे हैं जी। प्रोफेसर अय्यर साहब, आप बताएं। मैं एक इसमें बहुत बड़ा One final word from you. We really are running out of time. Go Okay, ahead. I'll tell you one final point. Like Modi has dismantled the planning commission. Right. He should dismantle MMRDA. Now this body, I interviewed the MMRDA commissioner just 2 months back, and he had no answer for energy, infrastructure, और वो केवल अपनी तूती बजा रहे थे केवल इसी बात का कि उन्होंने ये कॉरिडोर दे दिया, ये दे दिया। अरे ये सब चीजें तो 20 साल पहले होनी थी। तो MMRDA के कमिश्नर सब ये क्या कर रहे हैं, अगली पोस्टिंग के लिए काम कर रहे हैं। यूपीएस प्रधान बैठे हैं, पहले वो जो बैठे थे वो अच्छे थे, लेकिन अच्छे आदमी का क्या करेंगे, हम अचार डालेंगे ना अच्छे आदमियों का। ये सबसे पहले जो गलत आईएएस लॉबी है, मैं इनका बोलना चाहता हूँ। अच्छे आईएएस ऑफिसर जो है उनको रिवार्ड करिए, जो इस तरह से अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं, उस कुर्सी में बैठ के ऐसे करा रहे हैं, इनको पहले निकालिए और 100% dismantle MMRDA, because what happens, the clash is between the municipal corporation and MMRDA. Make a planning body separately in the ministry like he has done now. Now, There is over a here, group right, of right, ministers, right, empowered right, group of ministers. Right, but coming back to the point of power, as far as you are concerned, Professor Iyer, I would like you to tell us in the next 30 seconds, what should be the priority area? Should it be solar? Should it be what? Just a small case in point. Shirdi, for example, Sai Baba का जहाँ मंदिर है, वहाँ पर तकरीबन 50,000 के करीब लोगों का खाना बनता है सिर्फ सोलर पावर से। मैं तो कहता हूँ पूरी शिरडी को आप सोलर सिटी बना के एक एग्जाम्पल बनाइए जी। आप उसमें सौर ऊर्जा ही रखिए, बिजली का उत्पादन भी सौर ऊर्जा से करिए। लेकिन सौर ऊर्जा एक बहुत अच्छा रास्ता है महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि यू कैन ऐड कैपेसिटीज इन शॉर्ट टाइम। एक 1000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट अल्ट्रा मेगा आपको 8 से 10 महीने में तैयार हो सकता है। ये प्रूव हो चुका है गुजरात के अंदर। 214 मेगावाट जो सोलर पार्क था गुजरात सोलर पार्क, वो करीबन 1 साल में फ्लैट बना। हमें यह समझना चाहिए। दूसरी चीज है, कोयले का उत्पादन करना अभी भी जरूरी है, क्योंकि कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए हमें आज 10 साल के लिए ऑप्शन नहीं है, तो हमें कोयले का उत्पादन इंक्रीज करना चाहिए। ये दो। और तीसरा जो पॉइंट है, महाराष्ट्र में विंड पावर बहुत है जी। लेकिन इस विंड पावर को आप जो कर रहे हैं इसकी एफिशिएंसी बढ़ाइए, इसमें जो पुराने टरबाइन है उनको चेंज करके नया लगाइए। तो एक तरह से एक विकल्प नहीं है, आपको मल्टीपल विकल्प पे काम करना पड़ेगा। और ये भी बताता हूं, कोयना जो 2000 मेगावाट का इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है, केवल 900 मेगावाट, वो भी पीक सीजन में, या 500 मेगावाट, बाकी समुद्र में पानी जा रहा है। और जो हमारे स्टेट की शेयर्ड वाटर्स आनी थी टू प्रोड्यूस द एंटायर गीगावाट 2000 मेगावाट इज नॉट कमिंग। Right, So we'll talk some more about that. these problems. We'll talk some more about that when we meet next time, next week, when Professor Iyer will be back with us, and we're going to talk about the power problems, not only of Maharashtra, but of the entire country. Thank you, gentlemen. Thank you so much for being with us. Professor Iyer, Editor-in-Chief of Inertia, thank you so much. Pradeep Nambiar, Advocate Pradeep Nambiar, redevelopment and conveyancing expert, thank you so much. And Editor of Lemon News, Syed Salman, thank you so much. As far as all of you are concerned, do send in your mails on insidestory@lemonnews.com. That's all we've got for you in this special show of Inside Story. We leave you with the headlines. We'll be back over here again tomorrow. Keep watching Lemon News. Bye-bye. महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी के बल्ले बल्ले। हरियाणा में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, महाराष्ट्र में बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। महाराष्ट्र में बीजेपी को भारी तादाद में जनाधार मिलता देख शिवसेना का नरम रुख। शिवसेना ने दिए बीजेपी को समर्थन देने के संकेत। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने दिए बीजेपी को समर्थन देने के संकेत। देवेंद्र फडणवीस ने कहा एनसीपी के प्रस्ताव पर करेंगे विचार। शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने पर बोले अमित शाह, कहा बीजेपी ने कभी नहीं की थी गठबंधन तोड़ने की बात। और बिलावल भुट्टो ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर, कहा भारत से कश्मीर लेकर रहेगा पाक।
है।